हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले 6 क्लास में पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सीख रहे थे और आज भी हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का 7वां क्लास करेंगे। पिछले क्लास में हमने विद्युत फ्लक्स, गॉस के प्रमेय और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को सीख रहे थे। तो आज भी हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को प्रूव किया था। ऑलरेडी हम लोगों ने कूलाम के नियम को प्रूव किया था, लेकिन गॉस के प्रमेय का यूज करके आपके एग्जाम में आता है कि गॉस के प्रमेय का है ना प्रयोग करते हुए आपको कूलाम के नियम को प्रमाणित करना है, तो आपके एग्जाम में प्रूफ आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनंत लंबाई वाले पतले चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका भी प्रूफ आता है। ठीक है, तो सीरीज वाइज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग पूरा रेगुलर वे में नोट्स बनाते आ रहे होंगे और बनाते चलिए सर, आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अनंत लंबाई वाले पतले चालक के कारण, तो अनंत लंबाई वाला है तो उसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा तार ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्या ले लेते हैं मेरे भाई, तार ले लेते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम दिखाना होगा तब जाके आपको नंबर्स मिलेंगे। तो ये कोई अनंत लंबाई वाला चालक तार है। चालक तार क्या है सर, ए बी है। हमारा क्या है, चालक तार ए बी है। और आप लोगों को पता है कि चालक तार है और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी यानी विद्युत क्षेत्र निकलेगी, तो वहां पे 90 डिग्री एंगल पे क्या होगा मेरे भाई, 90 डिग्री एंगल पे क्या होगा हमेशा, चलिए कोई नहीं, डायग्राम तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे। हाँ, हम लोग खुद से अपने हाथ से ही डायग्राम को क्रिएट कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, क्यों ऐसा डायग्राम, क्या सर, ये तार अनलिमिटेड है, लेकिन हमने मान लिया कि कोई एक अनंत लंबाई वाला चालक तार ए भी है, अनंत लंबाई है सर। तो मालूम है जब भी इसमें विद्युत धारा होगा तो सर 90 डिग्री एंगल पे निकलेगा। 90 डिग्री एंगल पे होगा ना सर, देखिए हमेशा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा 90 डिग्री एंगल पे निकलेगी। तो ये निकलेगी तो चारों तरफ से निकलेंगे, तो ये क्या निकाल, एक बना देगा, बेलन बना देगा। क्या बना देगा, एक बेलन बना देगा। इतना बात याद रखिए। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें एक रेडियस भी होगा, इसमें क्या होगा, इसमें एक रेडियस भी होगा और इसमें लंबाई भी होगा। तो मान लिया जाए कि एल लंबाई का है, एल लंबाई का बेलन है। ठीक है, एल लंबाई का है बेलन है जो कि बना रहा है। ठीक है, बात को केवल समझते चलिए। ठीक, हाँ, अब हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे। ठीक है, जो चीज लिखेंगे उसको आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। माना कि, है ना, माना कि अनंत लंबाई वाला चालक तार ए बी है ना, मैंने बनाया डायग्राम जिस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि जिसमें क्या है दोस्तों, प्लस क्यू आवेश है ना, यानी कि इसमें करंट है, यानी कि इस फील्ड में क्या है, प्लस क्यू आवेश है। आवेश आएगा तब ना सर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, है ना, तब ना विद्युत फ्लक्स आएगा, तब ना एक गाउसीय तल बनाएगा, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का गाउसीय तल इसको कहते हैं। ठीक है, जब 90 डिग्री पे निकलता है विद्युत फ्लक्स तो एक तल का निर्माण होता है, एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उसको हम लोग गाउसीय तल कहते हैं। ठीक है, यही चीज स्ट्रक्चर को हम लोग गाउसीय तल कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग को क्या लिखना है, लिखेंगे माना कि, माना कि, माना कि अनंत, है ना, अनंत लंबाई वाला, अनंत लंबाई वाला चालक तार, है ना, ए बी है। अनंत लंबाई वाला, है ना, चालक तार, या फिर यहाँ पे और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, अनंत लंबाई वाला कोई चालक तार ए बी है, कोई भी, है ना, कोई भी चालक तार ए बी है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब कहेंगे जिसे, जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिसे क्या दिया जाता है दोस्तों, प्लस क्यू, है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं आवेश। ठीक है, प्लस क्यू का मतलब आवेश दिया जाता है, दिया जाता है। अब बताइए ये क्या है, एक लाइन है, एक चालक तार है, तो एक रेखा टाइप से है, तो है ना, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देने पर, है ना, दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है तो उसका,
है ना, आवेश देंगे तो उसमें कुछ घनत्व भी होगा, तो उसका रैखिक घनत्व, है ना, रैखिक घनत्व क्या हो जाता है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, रैखिक घनत्व मैंने पढ़ाया था, आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, है ना। तो रैखिक घनत्व को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आप लोग को याद है लेमडा है, लेमडा हो जाता है ना। जब भी इस चालक तार में आवेश देंगे तो उसमें कुछ घनत्व भी बनेगा, तो वह घनत्व लेमडा हो जाता है। बस इतना लिखना है और आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब हम लोग अपने कैलकुलेशन पे आएंगे, अब आगे की बात को समझेंगे जो आपको समझना है, ठीक है। ये तो बात हुई, तो फिर इसके बारे में लिखेंगे सर, ये तो तार के बारे में लिखे, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया बेलन, वो उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं, तो उसके बारे में अब लिखेंगे। हमने एक बेलनाकार सतह माना है ना, हमने क्या माना है, बेलनाकार सतह माना है। ये आप भी मान सकते हैं, कैसे मैंने माना, क्योंकि सर ये 90 डिग्री निकलेगा तो ऐसे ही तो निकलेगा ना, और ये हमेशा चालक से, है ना, चालक से 90 डिग्री बनाएगा, और वैसे को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और हमको हमेशा प्रूफ करने में, है ना, विद्युत फ्लक्स की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि हमने हमने एक बेलनाकार सतह माना है। बेलनाकार ही क्यों माना मैंने बता दिया, गोला काहे नहीं माना मैंने रीजन बता दिया। बेलनाकार, है ना, हमने एक बेलनाकार सतह माना है जिसकी त्रिज्या, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आर तथा उसकी लंबाई जो है वह एल है ना। हमने लंबाई बेलन का कह दिया एल है, क्योंकि सर अगर लिमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तार, चालक तार अनलिमिटेड है, तो यह बढ़ता चला जाएगा, है ना, बेलन भी लंबा होता चला जाएगा, इसीलिए हमने एक एल कह दिया है और त्रिज्या को आर कह दिया है, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर होगा। अब मैं कहूं कि विद्युत फ्लक्स, तो सर विद्युत फ्लक्स कहाँ से निकलेगा। सबसे पहली बात, विद्युत फ्लक्स ये वाला सरफेस बना रहा है, और एक बात बताना, क्या इधर से विद्युत फ्लक्स निकलेगा, क्या इधर से विद्युत फ्लक्स निकलेगा, कहिएगा सर मजाक कर रहे हैं क्या, आप ही तो बोले कि विद्युत फ्लक्स 90 डिग्री एंगल से निकलेगा, उसी को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो 90 डिग्री एंगल से निकले, तो बताओ ये वाला सरफेस में तो 90 डिग्री निकलेगा सर, बेलन वाला में 90 डिग्री निकलेगा, क्या इसके साइड में जो होल है उससे निकलेगा 90 डिग्री? नहीं सर, वो तो 0 डिग्री पे निकल जाएगा या फिर 180 डिग्री पे निकलेगा, हमको 90 डिग्री पे चाहिए। तो सर कौन सा, तो यहाँ पर से हो जाएगा, लिखेंगे, है ना, यहाँ पर से ये डायग्राम आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इसको लिख दीजिए S1, इसको लिख दीजिए S2, इधर लिख दीजिए S3, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे S1 से पास होने वाले, है ना, S1 से, है ना, लिखिए S1 से पास करने वाले फ्लक्स, S1 से पास करने वाले फ्लक्स यानी कि फाई, यानी कि फाई बराबर क्या फॉर्मूला आता है आप लोग को याद है ना, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, यही होता है ना सर, डी ए, सर एस भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, वो आपके मानने के ऊपर है। तो सो यहाँ पर से हम लोग कहेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए डॉट प्रोडक्ट है मतलब कि कॉस थीटा, तो फाई बराबर क्या आ गया, ई ए, है ना, ई ए, या सॉरी डी ए का है ना, छोटी दूरी है ना, छोटी दूरी के लिए हम लोग को डी ए कॉस थीटा कहेंगे, है ना, छोटी दूरी है ना। अब यहां पर से क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई डी ए, क्यों सर, क्योंकि थीटा का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, है ना, विद्युत क्षेत्र और सर क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल का बीच का एंगल कितना है दोस्तों, 0 डिग्री। आप ध्यान पूर्वक इस स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हैं, है ना, आप लोग देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा को नहीं देखना है कि 90 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, ये ध्यान देना है कि करंट आ रहा है और चालक का क्षेत्रफल कैसे है, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट भी आ रहा है ना, और चालक का क्षेत्रफल भी ऐसे ही है। चलिए बात क्लियर समझ में आ गई। तो यहां पर से ये तो फाई बराबर जनरेट हो गया हमारा क्या,
फाई बराबर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, फाई बराबर आ गया EDA, है ना। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो S1 से, अब कहेंगे सर H2 से पास होने वाली, तो लिखेंगे H2 से पास करने वाले फ्लक्स की संख्या, करने वाले फ्लक्स की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी सर। उसी तरीके से S3 से, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पर ही पास करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, फाई बराबर कहेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 0। तो अब कहेंगे कि कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स के लिए आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, कुल फ्लक्स के लिए आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, ये हम फाई 1 कह देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। फाई 1 इसको हम लोग कह दीजिए, इसको फाई 2 कह देते हैं, इसको फाई 3 कह देते हैं। अब मेन वाले को हम लोग फाई 1 कहेंगे, फाई कहेंगे, यानी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो सो इसीलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट नहीं देंगे, गुना का चिन्ह है, डॉट देंगे तो मतलब कि डॉट प्रोडक्ट हो गया, EDA, है ना, EDA हो गया, है ना। अब सर ये DA कहता है ये छोटा के लिए, है ना, ये पूरे छोटे सरफेस के लिए है, ये पूरे छोटे सरफेस के लिए है, हमको पूरा बेलन के लिए चाहिए, है ना। तो हमको पूरे बेलन के लिए कुल के लिए क्या हो जाएगा, E इंटू बेलन का क्षेत्रफल क्या था 2πRL। अब आप इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे भी, है ना, DA का वैल्यू रख सकते थे, है ना, कि पूरा बेलन था तो सर बेलन का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, इतना तो क्लियर हो ही रहा होगा आपको, ठीक है। अब फाई का वैल्यू, अब यहाँ पर से लिखिए कि गॉस के प्रमेय से सर हमको क्या चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा होगा, शुरुआत में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो हमको आइए गॉस के प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोगों को करना है, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय से लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेट इक्वेशन 2 इसको कह दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या कहेंगे कि इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सर फाई और फाई बराबर है, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, E इंटू लिखेंगे E इंटू 2πRL जो होगा वह बराबर होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के, एकदम सर काहे नहीं बराबर होगा। तो हमको तो E का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग लिख सकते हैं Q बाई 2πRL इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलिए अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो, नहीं हुआ होगा सर, ऑलरेडी बात है, बहुत अच्छी बात है, दिक्कत नहीं हुआ है तो देखिए E बराबर हम लोग कहेंगे, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिए, है ना, और इंटू Q बाई L कर देते हैं। अब आप लोगों को, है ना, याद होगा लेमडा बराबर होता है Q बाई L, है ना, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रैखिक घनत्व कहते हैं, है ना, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, E बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट। देन यहाँ पे भी आप लोग रोक सकते हैं, है ना, देन आपका यहाँ पे भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है, आप एग्जाम में यहाँ तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमको आगे बताना है नोमेरिकल वैल्यू के लिए, तो हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, इसलिए इसको हम लोग आगे इसलिए बढ़ाएंगे कि नोमेरिकल जब भी सवाल आपसे बनाने होंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे। देखिए हम लोग इसको क्या कहते हैं ना, देखिए के का वैल्यू हम लोग बनाना चाह रहे हैं, के का वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁻⁹, तो इसका वैल्यू क्या होता है 4π एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, यही होता है ना। हमको चाहिए क्या, नीचे में 2 चाहिए, हमको नीचे में क्या चाहिए 2 चाहिए। देखिए यहाँ पर से R को अलग कर दो, R को अलग कर दो, इधर क्या हो जाएगा 1/2π इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर नीचे में 2 से गुना कर देते हैं और, तो हम लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट के बराबर जगह पे के, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर दे दोस्तों कि E के जगह पे देखिए 2k
के लैम्डा बाई आर लिख सकते हैं। देखिए दो ऊपर से भी गुना किया, नीचे से गुना किया, तो 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू के, और 2 से गुना किए थे, नीचे गुना करेंगे तो ऊपर हम गुना करेंगे ना सर, तो ऊपर में भी, सिंपल सी बात है। तो आप एग्जाम में यहाँ तक भी जा सकते हैं, बट आपके ऊपर मर्जी है, आपके पास अगर समय है तो आप जहाँ तक लेके जाइए वो भी आपका सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि आवेशित गोलीय चालक जब रहेगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है गोलीय चालक के कारण। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है जिसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट, केस बाय केस सीखेंगे, और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो यहां पे लिखते हैं, हेडिंग लिखेंगे दोस्तों, आवेशित गोलीय चालक के कारण, आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीव्रता का व्यंजक अच्छा लगेगा, है ना, व्यंजक, ये हमारा कुछ हेडलाइन है और आपके एग्जाम में आएगा। तो अब हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से व्यंजक आता है उसको समझते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल आएंगे ही आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों, चालक को मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि, जिस तरीके से हम लोग पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे सेम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। माना कि आर त्रिज्या वाला, माना कि आर, कौन सा आर है दोस्तों, कैपिटल आर मानने हैं। मानने के पीछे रीजन है, स्ट्रक्चर से आपको पूरा कंप्लीट पता लग जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है, ठीक है, गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश समरूप ढंग से पूरे सतह पर वितरित है। लिखेंगे समरूप ढंग से। आपको पता है कि आवेश हर जगह समान होता है, इसीलिए लिखा गया समरूप ढंग से, और यह सतह पर ही रहेगा, गोलीय सतह, अंदर तो नहीं ना आवेश रहेगा सर, आपको पढ़ाया गया है, गोला के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। समरूप ढंग से सतह पर वितरित है, ठीक है, इतना लाइन लिख दिया। अब दोस्तों ये तो बात हो गई, तो एक स्ट्रक्चर मैं यहां से आपको क्लियर करके बता देता हूं, ठीक है, ज्यादा आसान होगा। ये हमने कुछ स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है, ये हमारे सामने है। ये मान लिया जाइए हमारा कोई सेंटर है, ठीक है। ये जो त्रिज्या है ना, ये हमारा आर है, यानी कि सर ये जो छोटा वाला गोला है यह एक गोला है आखिरकार, वो कौन सा, तो चालक है। और ये वाला जो हम लोग लिखे हैं, ये वाला जो लिखे हैं दोस्तों, ये छोटकी आर मान लेते हैं, क्योंकि यह गाउसीय तल है, क्योंकि सर ये गोला है, इस पर आवेश है, तो सर 90 डिग्री पे निकलेगा तो एक गाउसीय तल का निर्माण करेगा, गाउसीय तल का निर्माण कर दिया, ठीक है। बात यहां तक समझ में आ रही है। तो इसीलिए ये जो गाउसीय तल है उसके रेडियस को हम लोग छोटकी आर कर दिए, और जो हमारा मेन गोला है उसको हम लोग बड़की आर कहेंगे। तो जब मेरे भाई गाउसीय तल मानेंगे तो कंडीशन क्या क्या हो सकता है, सर ये मान लिया जाए आपने तो गाउसीय तल पीछे की तरफ कर दिया, सर गाउसीय तल तो ऐसा भी हो सकता है ना कि इस लाइन पे ही आए, ये तो फर्स्ट कंडीशन सर, गोला के बाहर, है ना, गोला के बाहर इस पॉइंट पे हमको निकालना है। हो सकता है कि जो गाउसीय तल है वो गोला के ऊपर भी बनेगा, यहां पे भी बन सकता है, या फिर एक कंडीशन और होता है सर, गोला के अंदर भी बन सकता है। तो ये 3 कंडीशन हमारे सामने आएंगे, और इन तीनों कंडीशन को हमको फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग गोला के बाहर करेंगे, फिर गोला पर करेंगे, फिर गोले के अंदर करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में गोला के अंदर वाले से आपके एग्जाम में 1 मार्क्स हर साल पूछता है, या तो 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स, ठीक है।
तो देखिए समझते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे इस स्ट्रक्चर को हमने माना है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा। गाउसीय तल जो है दोस्तों बाहर में भी होगा गोला के अंदर में भी होगा और गोला पर भी होगा, ये 3 कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें P बिंदु पर लिखना पड़ेगा तभी जाके क्लियर होगा। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात सही है सर। अब ये P बिंदु कहीं भी हो सकता है, गोला के बाहर भी हो सकता है, गोला के अंदर भी हो सकता है। देखिए गोला को हम लोग कुछ अलग तरीके का रंग दे देते हैं, ठीक है। गोला हमारा काला है, ये हमारा गाउसीय तल है, ठीक है। लो ये हमारा गाउसीय तल हो गया, ठीक है। ये हमारा गाउसीय तल हो गया, ठीक है। क्लियर बात है, इस तरीके का ये हमारा गाउसीय तल हो गया। बात समझ में आ रही है। अब लिखेंगे सर ये जो गाउसीय तल हमने माना है उसको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना कि हमने आर त्रिज्या वाला, छोटकी आर त्रिज्या वाला एक गाउसीय तल है ना, गोलीय है ना, आर त्रिज्या का एक गाउसीय तल खींचा है। लिखेंगे कि है ना हमने एक एकदम अपने लैंग्वेज में लिखना है सर, क्योंकि आपको वहां पे एग्जामिनर कहता है कि आप अपने लैंग्वेज में ही उत्तर दें। हमने एक छोटकी आर त्रिज्या का है ना, त्रिज्या का एक गाउसीय तल खींचा, ठीक है। हमने क्या किया है, एक गाउसीय तल को खींचा है। तो सर गाउसीय तल खींचेगा तो 3 कंडीशन होगा, उन तीनों कंडीशन को हमको लिखना पड़ेगा। सबसे नंबर 1 कंडीशन क्या हो जाएगा, नंबर 1 है ना, ये लिखेंगे यहां निम्न स्थितियां उत्पन्न होगी। यहां लिख देते हैं, यहां निम्न स्थितियां उत्पन्न होगी मेरे भाई, निम्न स्थितियां उत्पन्न होगी एकदम सर। तो पहला नंबर स्थिति क्या हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग नोट्स को क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो पहला स्थिति क्या होगा, लिखेंगे कि जब P गोले के बाहर हो, है ना, पहला कंडीशन। जब बिंदु P गोले के बाहर हो, बात समझ में आ रही है एकदम सर, गोले के बाहर होगा। सर एक और कंडीशन है, आप भूल रहे हैं क्या, एकदम नहीं भूल रहे हैं मेरे भाई। लिखेंगे जब बिंदु P, सर आपने तो गोला के बाहर कर दिया, P गोले पर हो। सर एक और कंडीशन हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तीसरा कंडीशन ये होगा, जब बिंदु P गोले के अंदर हो। पॉइंट चार्ज याद है ना, अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/R², ठीक है। याद रखिएगा, इतना बहुत ज्यादा यूज होता है। ये 3 कंडीशन हमने लिख लिया। अब लिखेंगे पहला नंबर कंडीशन का, ठीक है। पहला नंबर कंडीशन यहाँ पे हेडिंग दे देंगे और लिखना आगे का अपना काम स्टार्ट कर देंगे। लिखेंगे जब बिंदु, और डायग्राम आप लोग बनाते चलिएगा, जैसे जैसे डायग्राम है ना उस तरीके से बिंदु बनाते चलिएगा। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, तो सर ये तो गाउसीय तल पे ही स्थित होगा, हमेशा गाउसीय तल पे ही स्थित होगा। तो आप मैं अपने हाथ से ही बना देता हूं, ठीक है, आप लोग अपने बना लीजिएगा। जो भी आपके पास स्केल है उससे बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे साथ गाउसीय तल ही हो गया।
और ये हमारा सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर आप लोगों को पता है ना, गोला का जो त्रिज्या होगा, गोला का जो रेडियस होगा मेरे भाई, वह कैपिटल आर होगा गोला का रेडियस। अगर हम लोग इसका रेडियस कहेंगे गाउसिय तल का रेडियस, तो आपको पता है छोटकी आर होगा। और ये हमारा पॉइंट पी है ना, गोला के बाहर है, पता है ना गोला के बाहर है जी सर। ये डायग्राम आपको इतना लिखना पड़ेगा। और इस पे कौन सा चार्ज है सर, आवेशित है, कोई भी चार्ज दे दो, प्लस पॉइंट ज़्यादा अच्छा है ना, प्लस चार्जेस हमने यहाँ पे दे दिया है। शो कर दीजिए कि गोला आवेशित है। इससे अब हमको पता लग रहा है कि हमारा गोला क्या हो गया, आवेशित हो गया है ना। एग्जामिनर भी अच्छा खासा खुश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, है ना, इतना क्लियर है। अब आगे स्टेप में हम लोग लिखेंगे दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे कि जब P गोला के बाहर होगा तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा सर, विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आप लोग को पता है मेरे भाई कि विद्युत फ्लक्स मतलब कि लिखेंगे यहाँ पे विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई, है ना। विद्युत फ्लक्स का मतलब फाई, और फाई बराबर क्या होता है सर, याद है ना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहां पे ई ए कॉस थीटा। देन हम लोग को दोस्तों याद रखना है थीटा बराबर कितना रखना है, 0। क्यों सर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारा, है ना, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र और एरिया है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है, इतना तो तक क्लियर है। और तो यहां पर से होगा क्या सर, ई ए, और ये हमारा क्या है, ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, ए का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। और एरिया, तो एरिया है किस चीज का, एरिया है किस चीज का, गोला का सर। तो गोला का एरिया क्या कहते हैं आप लोग, गोला का एरिया क्या कहते हैं, ई इंटू 4πr²। लेट इक्वेशन यहाँ पे एक 1 कर दें, ये क्या आया है, फाई बराबर आया है। किसी को कोई दुख या दर्द परेशानी नहीं होगी, इतना दूर तक तो किसी को नहीं होगा सर। अब क्या करेंगे दोस्तों, कूलाम के नियम कैसे करते थे, है ना, कूलाम के नियम में क्या इक्वेट करते थे वहां पे, गॉस के प्रमेय से, क्योंकि फाई बराबर एक ही वो है जो हमको वैल्यू देगा, और वो कौन देगा, तो वो देगा सर गॉस के प्रमेय से। लिखेंगे यहां पर से गॉस के प्रमेय से, क्योंकि हम लोगों ने प्रमेय सीख लिया गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, जो विद्युत फ्लक्स है वह कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है ना। जो भी बंद सतह है उसके अंदर जो भी आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। ये कंडीशन है, लेट इक्वेशन 2 कह दीजिए। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 एवं 2 से, ऐसे ही केवल लिखना है, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से। तो फाई बराबर हो गया मेरे भाई। तो भाई यहाँ पर से बताना, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू और उसके पीछे वाली वैल्यू, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। यानी कह सकते हैं सर कि E इंटू 4πr² बराबर Q/ε0। ओके, डन, यहां तक एकदम से डन। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, आप लोग बताना। E बराबर, हमको तो E का ही वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, सब कोई पट्टी ले लो। Q बाई क्या हो जाएगा, 4π, ये क्या हो रहा है, लिखेंगे 4πr² इंटू ε0। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे KQ/r² लिख सकते हैं सर। कैसे आप कर दिए सर, क्योंकि मेरे भाई K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। देखो 4 है, πε0 है, तो इन सबको 1 में है, डायरेक्ट हमने K लिख दिया। तो यानी कि अगर P गोला के बाहर होगा तब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E बराबर KQ/ छोटकी आर रखेंगे, है ना, छोटकी आर रखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर से किसका आर होगा, छोटकी आर का होगा, ठीक है। कब, है ना, ये जब P गोला के बाहर होगा तब। कौन सा, छोटकी आर को, ध्यान रखिएगा। जब दोस्तों कंडीशन नंबर 2 भी तो आएगी ना, नेक्स्ट कंडीशन भी तो आएगी ना, उस कंडीशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। यानी कंडीशन नंबर यहाँ पे हमारा क्या है, अगला है कि जब, दूसरा नंबर कंडीशन भी लिखेंगे, जब बिंदु P गोले पर स्थित हो
जब बिंदु P गोला पर होगा यानी कि गाउसीय तल का रेडियस और सर गोला का रेडियस बराबर हो जाएगा। डायग्राम भी बना लीजिएगा, डायग्राम भी बना लीजिएगा। ये हमारा कुछ डायग्राम हो गया और देखिए यही हमारा रेडियस दोनों का हो जाएगा। गाउसीय तल भी है इसमें और ये भी है, तो ये आर का भी वैल्यू हो गया, ये छोटकी आर भी हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे दोस्तों कि हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है KQ/R²। यहाँ लिख देंगे कि हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा KQ/R² होता है। ये तो जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब कहेंगे यहां पे क्या कहेंगे दोस्तों कि सर इस कंडीशन में क्या आर का जो छोटकी आर का जो वैल्यू है ना, जो गाउसीय तल है वो कैपिटल आर के बराबर हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कैपिटल आर के बराबर हो गया। तब क्या होगा मेरे भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, हम लोग जो गाउसीय तल का मानते जा रहे थे अब गोला का त्रिज्या वाला फुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक और हो गया, जब आपका दोस्तों गोला पे स्थित होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे KQ/R², और R कौन सा होगा, गोला का होगा, ठीक है, क्योंकि आपस में बराबर है। जब गोला के बाहर होगा तब हम लोग गाउसीय तल वाला मारेंगे, ठीक है, गाउसीय तल का रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, बातें क्लियर हुई। अब जो तीसरा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा है, लिखेंगे कि जब, तीसरा नंबर लिखिए कि जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, जब मेरे भाई गोला के अंदर जब स्थित होगा तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, यानी डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये हमारे सामने हो गया, ये हमारा गोला हो गया, ठीक है, और ये हमारा गाउसीय तल हो गया। ये हमारा गाउसीय तल है। गाउसीय तल को थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आप लोग पहचान सको कि ये गाउसीय तल है। ये हमारा गाउसीय तल हो गया। अब तो क्लियर पता लग रहा है ये गाउसीय तल है ना। और ये हमारा जो है ये हमारा कैपिटल आर है। भाई ये क्या कर दिए सर, उल्टा काम कर दिए। गाउसीय तल को हमको अंदर बनाना है, ठीक है, ये हमारा गाउसीय तल है और ये हमारा क्या है, कैपिटल आर है और ये हमारा स्मॉल आर है, ठीक है। और इस पे हमारा प्लस चार्जेस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको अंदर बनाना है ना सर। गोला के जब अंदर P पॉइंट होगा, P पॉइंट गोले के अंदर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, गोला के अंदर है तो बताइएगा कि इसके अंदर आवेश कितना होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये गोला के अंदर है और आवेश कहाँ है, गोला के सरफेस पे है। तो गोला के अंदर कहीं पे हो सकता है पॉइंट, सर नहीं होगा, ऑलरेडी बात है, क्योंकि वह खोखला होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग रीजन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे कि जब बिंदु P गोले के अंदर होगा तो गाउसीय तल के भीतर आवेश शून्य होगा। तो लिखेंगे जब बिंदु P, देखिए ना, आप ही देखिए ना, आवेश कहाँ पे है सर, सरफेस पे। हम पॉइंट कहाँ माने, अंदर माने। यहाँ पे कहीं पे आपको प्लस चार्जेस दिख रहा है, नहीं सर, तो आवेश है ये नहीं है तो कैसे दिखेगा, अंदर का दिया ना, खोखला है, खोखला में अब जैसे क्या होता है ना, जैसे क्या होता है, अच्छा आप गाड़ी में हो, ठीक है, आप गाड़ी के अंदर हो, आपके गाड़ी पे करेंट है, आपके गाड़ी पे 10,000 वोल्ट का करेंट गिरा हुआ है, ठीक, अब गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी का कोई भी लोहा या पार्ट्स आप टच नहीं किए हुए, क्या आपको लाइन मारेगा, कैसे मार देगा सर, हम गाड़ी के अंदर न है और हम लोहा के पार्ट से हम सटे हुए नहीं, हम तो सीट पे हैं सर, गद्दा वाला चीज पे है, और चालक के बीच में है, कुचालक के बीच में है, तो कैसे मार देगा। तो वही बात है कि जो चारों तरफ से लाइन होगा उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर हम सरफेस पे आ जाते, अगर छू देते तो लाइन मार देता सर। अगर हम इसके बीच में है,
सर लाइन कुछ नहीं करेगा, मेरा बीच में है, सेफ्टी है, हम सेफ है अभी। हाँ, जैसी तनी मनी पैर हाथ लात मार दिया, गाड़ी में ठेक गया, तब तो सर राम नाम सत्य हो जाएगा तब, है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि जब बिंदु P गोले के अंदर होगा, गोले के अंदर होगा, अंदर होगा, अंदर होगा, तब तब गाउसीय तल के अंदर, है ना, ये गाउसीय तल है, ठीक है, लिख देंगे गाउसीय तल में, गाउसीय तल में, ठीक है, गाउसीय तल में जो है आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, Q बराबर 0 जाएगा, ठीक है, लिख देंगे ऐसे, हो गया, यही बात लिखना था। तो अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे गॉस के प्रमेय से सीधा सीधा, हमको फ्लक्स ही ना निकालना है, लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है मेरे भाई, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सर Q का वैल्यू 0 है, जब Q है नहीं है, तो इसको लिख करके क्या फायदा, देन लिख देंगे फाई बराबर 0, फाई बराबर 0, यानी हम लोग नीचे में लिखेंगे कि E का वैल्यू फाई बराबर 0, ठीक है, और फाई बराबर 0, फाई बराबर 0 हो गया, तो फाई बराबर हम लोग जानते हैं ना, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर या फिर डी ए वेक्टर, जो कहना है आप वो कह सकते हैं, और अगर डॉट लगा दिए हैं तो हमको आगे लिखना पड़ेगा क्या, 0। तो इसीलिए हम लोग कह देंगे, अगर E बराबर कहेंगे तब आप लोग लिख सकते हैं E बराबर 0, यानी कि सर यहाँ पर से एक लाइन तो साफ साफ पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी गोले के अंदर होगा, है ना, किसी भी पॉइंट पे कहे P बिंदु Q बिंदु, है ना, यहाँ कहे चाहे यहाँ कहे, लेकिन गोला के अंदर, गोला के सतह पे नहीं, गोला के अगर अंदर कहेगा तब हम लोगों का आवेश कुछ भी असर नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना। अगर आप गाड़ी के अंदर है, गाड़ी के ऊपर अगर तार गिरा हुआ है तो गाड़ी के बाहर दिक्कत हो सकता है, खींच लेगा तार, लेकिन अगर आप गाड़ी के अंदर है तो आपको कुछ नहीं होने वाला है सर, सेफ्टी रहती है ना सर, ठीक है, क्योंकि गाड़ी सरफेस के ऊपर चार्जेस है, ठीक है। तो यहां पर से एक लाइन लिखेंगे, अभी आगे एक नोट लिखेंगे जो आपके एग्जाम में नोट लिखता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट आप लोग मेंशन करिएगा, नोट है, नोट लिखिएगा, कहता है यानी, इस लाइन से करने के बाद, यानी खोखले गोलीय चालक के भीतर, लिखेंगे यानी, इस लाइन को लिखने के बाद, यानी खोखले गोलीय चालक के भीतर, है ना, खोखले गोलीय चालक के भीतर, भीतर, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है, आवेश क्या होता है, 0 होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 यानी कि 0 होती है। बात यहां तक सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना, हाँ सर, 0 होगा, 0 होगा, है ना। उम्मीद है आप लोग को ये गोला वाला समझ में आ गया होगा। तो जो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे मेरे भाई, उसमें हम लोग टॉर्क के व्यंजक को प्रूव करेंगे, है ना, कि टॉर्क का व्यंजक कैसे आया, टॉर्क होता क्या है। तो आप लोग देखते होंगे पंखा है ना, पंखा अचानक से खट दुनी आवाज करता है, तो खट दुनी क्यों करता है, पंखे पे तो फोर्स वोर्स नहीं लगता है सर, पंखा पे कोई फोर्स लगाता है, नहीं लगता, उसमें क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और ये टॉर्क है ना, एक तरह से देखा जाए तो वो फोर्स का काम करता है, लेकिन है नहीं एक्चुअली में फोर्स, वो केवल फोर्स की तरह काम देखने को लगता है, काम करता है फोर्स की तरह, लेकिन है नहीं फोर्स, है ना। तो उसको हम लोग उसका व्यंजक सीखेंगे, आपके एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो टॉर्क का व्यंजक है, आगे और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है दोस्तों, हम लोगों ने अभी क्या क्या सीखा, कूलाम के नियम, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा गोलीय चालक और पतले
चालक तार के कारण। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों, है ना, सतह यानी कि चादर के कारण। ठीक है, हम लोग क्या सीखेंगे, समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की। तो हम लोगों ने किसका किसका सीखा, हम लोगों ने तार के कारण सीख लिया, गोला के कारण सीख लिया। अब सर मान लिया जब प्लेट के कारण हो, तब मान लिया ऐसा प्लेट आ जाए, तब हम लोगों ने तार सीख लिया, गोला सीख लिया, अब प्लेट आ गया तब। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिर टॉर्क का व्यंजक सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।